गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर संश्लेषित बहुलक इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने जो डिटर्जेंट्स हैं, सोप है, उसकी क्लीनिंग एक्शन और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस पर डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें से भी एग्जाम के अंदर ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। संश्लेषित बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जो आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती है, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो ये बहुलक जो है पॉलीमर, पॉली का अर्थ होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट्स यानी इकाइयां, छोटी छोटी जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़कर के एक बहुत बड़े वृहद अणु का निर्माण करती है, उसको हम पॉलीमर कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। और ये जो बहुलक बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण कहा जाता है। तो देखिए जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक जो होते हैं, वो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर बहुत ही उपयोगी है। जैसे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो रेशे होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो देखिए पॉलीमर्स के अंदर सरल और छोटे अणु जो परस्पर संयोजित होकर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं बहुलक कहलाते हैं, तथा बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया बहुलीकरण का कहा जाता है। सरल, सिंपल और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में संयोजित होकर के एक वृहद अणु का निर्माण करेंगे, तो उस वृहद अणु को हम बहुलक कहेंगे। और जो इसके निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है मोनोमर्स क्या है, एकलक क्या होते हैं। तो एकलक वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है, उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, एकलक कहा जाता है। देखिए वह सरल छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से बड़े अणु का निर्माण होता है तो उसे एकलक, मोनोमर इकाई कहा जाता है। अतः मोनोमर यानी एकलक इकाइयां बहुलक के निर्माण की संरचनात्मक इकाई। कभी छोटा सा पूछ रहे पाठ के अंदर कि पॉलीमर निर्माण की जो सबसे जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, हम एकलक कहते हैं। यानी एकलक जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है, संरचनात्मक जो इकाई होती है बहुलक निर्माण की, उसको हम एकलक, मोनोमर कहा जाता है। बहुलक का उच्च अणुभार वाले जटिल यौगिक जो दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। मोनोमर्स यूनिट जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, जो पॉलीथीन आती है उसका निर्माण एथीन की जो एकलक इकाइयां होती है
वो एथीन की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करती है, जिसको हम पॉलीथीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए n यूनिट्स है, n इकाइयां एथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। इस एथीन की n इकाइयां ऑक्सीजन और उच्च ताप और दाब पर संयोजित होकर के CH2 का होल है, यानी दोनों तरफ से इस प्रकार से CH2 जो इकाइयां हैं एक बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ती जाती हैं और इस प्रकार से एक वृहद अणु बनता है, जिसको हम पॉलीथीन कहा जाता है। यहाँ पर जो n होती है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, जो एकलक इकाइयां उनकी संख्या, असंख्य एकलक इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ करके इस तरह से पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करते हैं। अब बहुलीकरण के अंदर क्या होता है कि जो मोनोमर्स यूनिट्स होती है वो सभी समान प्रकार की भी हो सकती है या फिर दो अलग अलग मोनोमर्स यूनिट्स भी हो सकती है। तो यदि पॉलीमर के अंदर सारी जो एकलक इकाइयां हैं वो सब समान प्रकार की है, तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है उसको समबहुलीकरण कहा जाता है और प्राप्त जो बहुलक होता है उसको हम समबहुलक कहते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन, अब यहाँ एथीन जो मोनोमर यूनिट है उसकी सारी इकाइयां एथीन की आपस में संयोजित होकर के जुड़ करके पॉलीथीन बनाती है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरी यूनिट्स नहीं होती है, सभी सेम प्रकार की एथीन की जो एकलक इकाइयां होती है वो जुड़ती है। तो इस प्रकार की जो बहुलक होते हैं उसको हम समबहुलक कहा जाता है और ये जो प्रक्रिया होगी इसको हम समबहुलीकरण कहेंगे। दूसरा होता है बहुलीकरण। सहबहुलीकरण में क्या होता है, जो मोनोमर्स यूनिट्स होती है वो एक ही प्रकार की न होकर के भिन्न भिन्न प्रकार की दो अलग अलग, दो या तीन इस प्रकार से अलग अलग एकलक इकाइयां जब आपस में जुड़ करके वृहद अणु यानी पॉलीमर का निर्माण करती है तो उसको हम सहबहुलक, और ये प्रक्रिया जो है वो सहबहुलीकरण कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 जो पॉलीमर होता है उसके अंदर हेक्सामेथिलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, यानी दो अलग अलग, एक तो हेक्सामेथिलिन डाइएमीन, दूसरा एडिपिक एसिड, तो दोनों ये मोनोमर्स यूनिट जो है वो अलग अलग है। ये आपस में इकाइयां संयोजित होकर के नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होगा, निर्माण करेगी। तो इस प्रकार का जो बहुलक होगा उसको हम सहबहुलक, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नायलॉन 66 के बनने की सहबहुलीकरण कहलाती है। तो कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज सहबहुलक और समबहुलक, यानी सहबहुलक और समबहुलक क्या होते हैं, तो आप इन दोनों को इस तरह से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। यह मैंने लिखा है, बहुलीकरण में एक से अधिक प्रकार के एकलक अणु अगर भाग लेते हैं तो उन्हें सहबहुलक को पॉलीमर कहा जाता है और ये प्रक्रिया सहबहुलीकरण कहलाती है। जैसे नायलॉन 66, तो इस नायलॉन 66 में दोनों एकलक इकाइयां भिन्न भिन्न, एक हेक्सामेथिलिन डाइएमीन होता है, दूसरा एडिपिक एसिड। यदि बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु भाग लेते हैं तो उन्हें समबहुलक तथा ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समबहुलीकरण कहलाती है। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो पॉलीथीन में सारी एकलक इकाइयां एथीन की हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में सारी एकलक इकाइयां विनाइल क्लोराइड की होती है। तो इस प्रकार की जो बहुलक है उसको हम समबहुलक कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट इसका पॉलीमर, जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, यानी बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर और उनके संश्लेषण के आधार पर तीन भागों में इसको अलग अलग विभाजित किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको हम तीन भागों के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। एक इलास्टिक पॉलीमर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा थर्मोसेटिक। तो देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। तो इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले बेसिस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के आधार पर इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक इलास्टिक पॉलीमर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, और तीसरा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। इलास्टिक पॉलीमर हिंदी में इसको प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इलास्टिक पॉलीमर क्या होता है? ऐसे बहुलक जिनको बल लगाकर अपन खींचते हैं और खींचने के बाद में जो उनकी वास्तविक लंबाई होती है उससे वो वास्तविक लंबाई से बढ़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम उसको वापस छोड़ते हैं पुनः अपनी वास्तविक लंबाई के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उसको हम इलास्टिक पॉलीमर प्रत्यास्थ बहुलक कहा जाता है। जैसे रबर है, तो रबर को जब आप खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जो लंबाई होती है उससे कुछ अधिक लंबाई की तरफ खींच सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम वापस छोड़ते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक जो स्थिति होती है, वास्तविक जो लंबाई होती है उसी में वापस आ जाते हैं। तो ये जो रबर होते हैं वो कैसे? इलास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। तो देखिए, इलास्टिक पॉलीमर यानी प्रत्यास्थ बहुलक इन बहुलकों को बल लगाकर खींचने पर वास्तविक लंबाई से बढ़ जाते हैं तथा बल हटाने पर पुनः अपनी वास्तविक लंबाई में आ जाते हैं। तो उन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं, जैसे रबर। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होता है? ऐसे बहुलक जिनको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में वो पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद में हम उसको दूसरे आकार में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं उसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। उसको बार बार हम रीयूज में लिया जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है, एटसेट्रा। देखिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ताप शून्य में बहुलक इन बहुलकों को गर्म करने पर पिघल जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस हो जाते हैं। इन्हें किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इन्हें ताप शून्य में यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। तो इनको क्या होता है? गर्म करने के बाद में पिघल जाते हैं, फिर वापस ठंडा करते हैं, वापस कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार एक आकृति से दूसरी आकृति में इसको चेंजेस किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे बहुलक ताप शून्य में या थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहा जाएगा। तीसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक के अंदर इनको क्या करते हैं? एक बार गर्म करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। उसके बाद में फिर उसको वापस गर्म करते हैं तो वो चेंजेस नहीं होते, वापस नहीं पिघलते हैं। तो इनको एक बार ही यूज में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनको बहुलक होते हैं, इनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी ताप दृढ़ बहुलक कहा जाता है। जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, मेलामीन है, एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है ताप दृढ़ बहुलक के अंदर इन बहुलकों को गर्म करने पर और अधिक कठोर होते हैं तथा अधिक शाखित होते हैं, मजबूत सहसंयोजी बल युक्त होते हैं, अतः एक ही बार उपयोग में लिए जाते हैं। हार्ड होते हैं, ब्रांच इनकी फैली हुई ज्यादा होती है, शाखित होते हैं, और इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इनको हम एक ही बार यूज में लेते हैं। तो ये ऐसे बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट अगला जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर जो बहुलीकरण का प्रकार है, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक और त्रिविमीय योजक बहुलक, उनको अगले नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।